लेकिन देखा तो फिर क्या देखा कि सुकूफ़ते ढाका हो गया। सिर्फ और सिर्फ अज़हार ताज़ियत सुनने को मिला। आवाम चुप और ख़ामोश रहे। चंद महीने गुजरने के बाद शायद आवाम में जोश व जज्बा भी ख़त्म हो गया और वो तमाम लोग जो सुकूफ़ते ढाका के ज़िम्मेदारान थे उनको कानून के कटारे में ये आवाम ना ला सके। ये सारी बातें इस वजह से कर रहा हूँ कि आवाम का कहीं ना कहीं तो हाथ है, आवाम की गलती है, कोताही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। ज़माना तालिब इल्मी में हम दुख का इज़हार करते थे जब भी हमें सुकूफ़ते ढाका की वजूहात पढ़ाए जाते थे। बांग्लादेश किस तरह वजूद में आया, आखिर वो कौन से ज़िम्मेदारान थे जिसकी वजह से पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गया, नज़रिया पाकिस्तान की जगह हसाई हुई और हम पूरी दुनिया को दो कौमी नज़रिए की बुनियाद ही समझाते रह गए। कम इल्मी की वजह से बात का हम ये सोचते थे कि काश ऐसा होता कि जो भुट्टो साहब थे वो कह देते कि मुझे ये हुकूमत चाहिए ही नहीं। वो शेख मुजीबुर रहमान को कहते कि आपकी पार्टी अक्सरियत से जीती है, लिहाजा अवामी मैंडेट आपके पास है, आप अवामी मैंडेट के ज़रिए हुकूमत में आएँ, हुकूमत करें, कोई बात नहीं। पाकिस्तान का सोचते मुल्क व कौम के लिए फ़ैसले करते तो शायद भुट्टो हमेशा के लिए अमर हो जाता, ये कहने के लोगों के दिलों में घिर जाता। लेकिन जहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान की अवामी पार्टी अक्सर से जीती थी और अपना हक मांग रही थी, वहीं पर भुट्टो के दिल में भी ये ख्वाहिश थी कि वो हुकूमत करना चाहते हैं, लिहाजा जो कुछ मर्जी हो जाए वो हुकूमत को हाथ से जाने नहीं देंगे। जहाँ पर जनरल यहया खान को सुकूफ़ते ढाका का ज़िम्मेदारान करार दिया गया तो दिल में ये बात आती थी कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जनरल यहया ही वक्त पर कोई फ़ैसला कर लेते, भुट्टो की साइड ना लेते, बल्कि शेख मुजीबुर रहमान को वेलकम करते, खुश आमदीद करते, इनके ज़ख्मों पर मरहम लगाते, इनको इनका हक़ देते और अवामी हुकूमत होती तो पाकिस्तान शायद आगे से ज़्यादा मजबूत होता, कम अज़ कम पाकिस्तान 2 लाख ना होता। लेकिन एक लंबा अरसा गया, इन सवालात के जवाब तो ना मिले। ये जहन के कोनों में गर्दिश ही करते रहे कि क्या वजह थी कि जनरल यहया खान की अनाज जीत गई, या क्या वजह थी भुट्टो का जो हुकूमत करने का ख्वाब था वो पूरा हुआ। लेकिन सिस्कियाँ और आहें लेती रही तो सिर्फ पाकिस्तानी कौम लेती रही, वो भी लेने का मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं था। शायद उस वक्त की मुल्क की सियासी और गैर सियासी कुफ्तों के गठजोड़ ने हकीकत को दबा दिया था। पाकिस्तानी कौम पूरी हकीकत से जो थी वो बिल्कुल बेखबर थी। लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है कि काश मुल्क में उस वक्त जो भी हालात थे कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जो पाकिस्तानी अवाम को मुकम्मल पता होगी। काश के पाकिस्तानी अवाम उस वक्त उठ खड़ी होती, मुल्क की सियासी और गैर सियासी कुफ्तों के ख़िलाफ़ उठ कर खड़ी होती। काश अवाम मुत्तहद होती और ये कहती कि अगर आप मुल्क व कौम के लिए कोई बेहतर फ़ैसला नहीं करेंगे फिर हम आपसे सवाल जवाब नहीं करेंगे, बल्कि आपको कानून के कटारे में लेके आए। लेकिन देखा तो फिर क्या देखा कि सुकूफ़ते ढाका हो गया। सिर्फ और सिर्फ अज़हार ताज़ियत सुनने को मिला। आवाम चुप और ख़ामोश रहे। चंद महीने गुजरने के बाद शायद आवाम में जोश व जज्बा भी ख़त्म हो गया और वो तमाम लोग जो सुकूफ़ते ढाका के ज़िम्मेदारान थे उनको कानून के कटारे में ये आवाम ना ला सके। ये सारी बातें इस वजह से कर रहा हूँ कि आवाम का कहीं ना कहीं तो हाथ है, आवाम की गलती है, कोताही है, या ये कह लें कि आवाम जो है वो गफलत की नींद सो रही है। मुल्क सिर्फ आवाम का होता है। जब तक किसी मुल्क की आवाम जो है मुत्तहद होकर सियासी शऊर होकर मुल्क व कौम की तरक्की का नहीं सोचेगी, मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करता। बल्कि ऐसे मुल्क में हमें सियासी और गैर सियासी कुफ्तों का गठजोड़ ही नज़र आता है और आता रहेगा। शुक्रिया।